सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। लेकिन बीएसएनएल के संबंध में हमारे साथियों ने यहाँ ऑलरेडी काफ़ी कुछ बोला है। भाई ने यहाँ बताया कि फादर रिटायर हो रहे हैं बीएसएनएल से और लड़का जो है, ये वास्तविक स्थिति है। पता नहीं मीडिया ने किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार करके पूरे मीडिया को खरीद के ये वर्तमान सरकार ने घर घर तक जो है इन चीजों का फैलाव कर दिया है। हमको शायद हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरीके से कोशिश हमारी नहीं हो पा रही है कि हम जनमानस का बिहेवियर जो है जनता के सरकार की गलत नीतियों के प्रति जो है मोड़ सकें। क्योंकि मैं बीएसएनएल से आता हूं, इसलिए बीएसएनएल एक प्रॉफिट में चलने वाली सरकारी उपक्रम को, सरकारी विभाग को किस तरीके से जो है आज नष्ट करने की तरफ सरकार आमादा हो गई है। यही बीजेपी सरकार के समय में बीएसएनएल का निजीकरण हुआ था। उस समय बीएसएनएल में काम करने वाले हमारी यूनियंस को डिवाइड कर दिया गया था। जो लड़ाकू वर्कफोर्स थी उसकी उस समय स्ट्रेंथ कुछ कम थी, लिहाजा सरकार ने उसका फायदा उठाया और बीएसएनएल को निजीकरण के रास्ते पर धकेल दिया। हमको याद है जिस दिन बीएसएनएल का निजीकरण एक कॉरपोरेट सेक्टर बनाया गया था, कॉरपोरेट सेक्टर में परिवर्तित किया गया, तो इस इच्छा सरकार की ये थी कॉरपोरेट सेक्टर में बदल के और इसको निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। सरकार की प्लानिंग के अनुसार अप्रैल 2001 में 2001 में इसको जो है कॉरपोरेट सेक्टर में बदलना था, लेकिन क्योंकि यूनियंस के लगातार विरोध हो रहा था तो सरकार उसको नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने जो है ठीक उसके 5 महीने पहले ही, जब सरकार की प्लानिंग थी अप्रैल 2001 में इसको परिवर्तित करने की, लेकिन 5 महीने पूर्व अक्टूबर 2000 में ही इसको कॉरपोरेट सेक्टर में बदल दिया गया, कॉरपोरेशन बना दिया गया। एक लंबी लड़ाई बीएसएनएल के लिए लड़ी, 5 दिन की हड़ताल उस दिन हुई थी। जो लड़ाकू फोर्सेस थी वहां पर हमारी यूनियन, वो उस आंदोलन से बाहर थी, क्योंकि उसको जो आंदोलन उस समय चलाया जा रहा था उसमें 12-13 मांगों को लेकर के जो प्रो गवर्नमेंट यूनियन थी वो उतर गई थी। हमारा कहना था कि इसकी एक डिमांड होना चाहिए कि बीएसएनएल को कॉरपोरेशन नहीं बनाया जा सकता। यदि ये डिमांड होगी तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो प्रो मैनेजमेंट और प्रो सरकार जो यूनियन थी, उन्होंने वही 12-13 डिमांड रखी और पता लगा कि 4-5 दिन तक नाटकबाजी चलती रही। जो सरकार समर्थित बीएमएस से रिलेटेड यूनियन थी, उसने तीसरे दिन जाकर के उस स्ट्राइक से अपने को विड्रॉ किया। जब वो विड्रॉ हो गई
तो हमारे दूसरे जो यूनियन थी, एक बड़ा मेजर एनएफटी हुआ करती थी जिसके कॉमरेड ओम प्रकाश गुप्ता 35-40 साल का नेतृत्व था उनका, वो उसको गवर्न करते थे। उनने फिर हमारे जो लड़ाकू फोर्सेस थी जो सरकार उस समय हड़ताल में शामिल नहीं हुए थे, उनको बातचीत की कि भाई बीएमएस की यूनियन वापस हो गई है, अब यार हम अकेले बचे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट करें। हमारी यूनियंस ने वहां ओपी गुप्ता को एक ही चीज बोली कि हम लोग अपनी शर्त के ऊपर शामिल होंगे इस हड़ताल में, हम आपकी जो 12 सूत्री मांगे उसके ऊपर शामिल नहीं हो रहे हैं। हमने आनंद फानंद में दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई, उसमें निर्णय किया और एक अलग से एजेंडा देकर के कि आज रात को हम 12 बजे से स्ट्राइक में शामिल होंगे और इसका एक ही डिमांड होगी कि नो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बीएसएनएल। जब यह एजेंडा दे दिया गया तो हड़कंप मच गया। वही साथी ओपी गुप्ता जो हम लोगों से बातचीत, हमारे दिल्ली के नेतृत्व से बात कर रहे थे, खुशामद कर रहे थे कि हड़ताल को हमको सपोर्ट कीजिए, हम इसके लिए बैठे, तो उनमें हड़कंप ये हुआ। यहां से मुझे अच्छी तरह मालूम है उस दिन जो संचार मंत्री थे वो बिरसा में आए हुए थे, पासवान जी, यहां उनका कार्यक्रम था। दिल्ली से लगातार फोन आ रहे थे कि इस हड़ताल का चरित्र बदलने वाला रात 12 बजे के बाद में, जो ये हड़ताल की जा रही है इनके साथ में कुछ समझौता कर लीजिए आप, नहीं तो 12 बजे के बाद में बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन नंबूदिरी गुट ये शामिल हो गया तो इस हड़ताल का चरित्र ही बदल जाएगा, फिर कॉरपोरेशन नहीं बनने वाला। आप वापस संचार मंत्री को दिल्ली आने के लिए बार बार जो ये होता आप आइए जल्दी से। और हुआ ये कि अपना कार्यक्रम बिरसा में कार्यक्रम को अधूरा छोड़ के पासवान उस दिन दिल्ली लौटे और जो हड़ताली साथी थे, नेतृत्व था, उनको बुलाया और उनके साथ, क्योंकि उस समय थोड़ा सा मीडिया वो हो गया था, दिखा रहे थे टीवी पे लगातार, हमने देखा कि ओम प्रकाश गुप्ता ठीक पासवान जी के साथ में लिफ्ट में संचार भवन के जो है सीढ़ियां जा रहे थे लिफ्ट में, मतलब उनको प्रलोभन दे दिया गया कि भाई आपको हम ये चीज दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप ये समझौता कर लो। और हमारे हड़ताल में उतरने से पहले ही वो हड़ताल वापस ले ली गई, क्योंकि हम हड़ताल का नोटिस दे चुके थे। हालांकि हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं थी उस समय, लेकिन इसके बाद भी हमने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल उस समय की, क्योंकि जिनको निगोशिएशन करना था वो निगोशिएशन ऑलरेडी कर चुके थे। और रात को शाम को जो साथी हमारे सरकारी सेक्टर में काम करते हुए रात को सोए थे इस उम्मीद में कि कल से हड़ताल का चरित्र बदलेगा और हम कॉरपोरेशन में नहीं जाएंगे, वो साथी सुबह जब न्यूज सुनते हैं तो अवाक हो जाते हैं। हमारा बीएसएनएल का कॉरपोरेशन बना दिया गया। तो साथियों, इस तरीके से सैबोटेज करके सरकार ने निश्चित रूप से इस तरह की नीतियां अपनाते हैं, लोगों के बीच में दरार पैदा करते हैं और हमको कर दिया गया। आज भी कॉरपोरेशन बनने के बाद भी बीएसएनएल अपनी दम पर संचार की सबसे अच्छी सुविधाएं विश्व में, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अग्रणी संचार माध्यमों में हो सकता है, लेकिन सरकार की नीतियां हैं। आज हम 5G की डिमांड कर रहे हैं, 5G के जमाने में हमको 2G दिया जा रहा है, क्योंकि सरकारी कंपनी है। आज भी हमसे कहा जा रहा है कि आप 2G में काम करिए, क्योंकि यदि 5G या 4G
हमको दे दिया गया, तो निश्चित रूप से ये प्राइवेट कंपनी टिक नहीं पाएंगी। चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, मोटोरोला हो, जियो हो, वो हो, तो ये कोई भी कंपनी नहीं टिक पाएगी। लेकिन क्योंकि हमको 5G लाइसेंस दिया ही नहीं जा रहा है। सरकार की कंपनी होते ही हुए भी सरकार हमको 5G का लाइसेंस नहीं दे रही है, 4G का लाइसेंस नहीं दे रही है। 2 साल से लगातार ये होता है कि अगले महीने में आपको 4G में लाइसेंस दे दिया जाएगा, कंपनी को नहीं दी जा रहा है। क्योंकि जिस कंपनी का एड खुद भारत का प्रधानमंत्री करता हो, आप सबने देखा होगा, जियो का एड जो है प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, तो अब BSNL को 4G देकर के क्या उस जियो को बिठाना है? ये जनता तक मैसेज हम लोग ले जाने की कोशिश किए, हस्ताक्षर वगैरह की, जनता के बीच में जो है काफी आंदोलन चलाए। और निश्चित रूप से जो 2004 में जो प्राइवेटाइजेशन होना था BSNL कंपनी का, वो सरकार अभी तक नहीं कर पाई। 100% शेयर आज भी भारत सरकार के हैं BSNL, क्योंकि 2002 में लड़ाकू फोर्सेस की संख्या ज्यादा हो गई और तब से BSNL एम्प्लॉइज यूनियन एक प्रमुख मान्यता प्राप्त यूनियन के रूप में कर्मचारियों के बीच में उभर करके आई। और तब से हम लगातार सरकार को बाध्य कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते BSNL का, और साथियों न सरकार कर पा रही है। लेकिन जनता के बीच में बदनाम करने के लिए कि BSNL अच्छी सेवा नहीं दे पा रहा जनता को, इसलिए हमको 4G से वंचित रखा गया है। नोकिया, इरेक्सन, हुआवेई, ये कंपनियां हैं जो संचार के उपकरण बनाती हैं। इन कंपनियों से जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो उपकरण खरीद के और अपने वो बना रहे हैं जो सर्विस देने के लिए एक्सचेंजेस वगैरह और वो। लेकिन हमारे साथ में कहते हैं कि आप चीन से कोई भी उपकरण नहीं खरीदेंगे। ऐसा क्यों? तो ये हमारे सामने जनता तक, शायद मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ये जनता के बीच में ले जाए इस चीज को कि भाई BSNL को डुबाने के लिए, हालांकि सभी जानते होंगे सरकार जो है उपकरण तक खरीदने नहीं दे रही है। हमारे 2 बार जो है टेंडर सरकार ने कैंसिल किए, केवल इसीलिए कि टेंडर कामयाब होने के बाद में कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। आपने देखा होगा सिम जिस समय BSNL के 5 साल के बाद वितरित हुए थे, क्या स्थिति हो गई थी? 5 साल के बाद हमको मोबाइल सेक्टर में प्रवेश दिया गया, जबकि पूरा कैप्चर जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन 5 साल के बाद भी 2001 में जब हमको मोबाइल सेक्टर में प्रवेश करने की अनुमति मिली सरकार के द्वारा, 1 साल के अंदर अंदर हमने उनसे मार्केट छीनना शुरू कर दिया। प्राइवेट ऑपरेटर्स ने सरकार से कहा कि भैया हमको व्यापार करने दोगे या नहीं, आप BSNL पर प्रतिबंध लगाइए। तो साथियों, तब से हम देख रहे हैं कि BSNL को काम करने से सरकार रोकती है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य है इसको निजी हाथों में देना। हालांकि साथी भूषण जी ने यहां बताया था किस तरीके से हमारे पब्लिक सेक्टर और बीमा क्षेत्र के लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से गति देने के लिए काफी फंडिंग देते थे। इसमें एक BSNL सरकार से एक पैसा नहीं लेता था। जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट था
सरकार से अपने खर्चे के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए एक पैसा नहीं लेता था। उल्टा 12-14 हजार करोड़ रुपए की हर साल सरकार के खजाने में जमा करता था। लेकिन इस तरह की कंपनियों को, सरकारी सेक्टर के विभागों को निजी हाथों में देने के लिए ये षड्यंत्र सब किए जा रहे हैं। समय शायद हो रहा होगा, मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा, केवल ये बताते हुए कि आज भी हमारी जो वर्किंग फोर्स है, हालांकि उस वर्किंग फोर्स को 60% कम कर दिया गया है। अभी एक और बीआरएस लाने की प्लानिंग चल रही है। 14-15 हजार या 16 हजार लोगों को कह ले बीएसएनएल से बाहर बिठाइए अभी भी। तो सरकार की ये नीतियां केवल जो जियो और दूसरी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनके कहने से ये सब मैनेज हो रहा है। मीडिया पर सरकार का पूरा कब्जा हो चुका है। शाम को 4:30 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक सरकारी नीतियों की एक टोटल रटन ये मीडिया करता है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जनता के बीच में कम से कम ये प्रचार, हालांकि हमारे पास मीडिया नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैन टू मैन, घर घर में जाकर के कम से कम हम शर्माते हैं। अरे यार, हम बोलेंगे मोदी जी के ये वक्त है, ये क्या सोचेंगे। लेकिन हमको ये प्रयास करना चाहिए कि भाई मीडिया जो दिखा रहा है वो सरासर गलत है। सोशल मीडिया थोड़ा सा एक्टिव हुआ है तो उस पर भी अंकुश लगाने की बातें की जा रही हैं। हम ये बताएं कि सरकारी जितने भी मीडिया है इस समय, प्रमुख मीडिया है, वो सब सरकार के भौंपू है। उनको देखना बंद करें। सोशल मीडिया के थ्रू लोग जानकारी लें, सही जानकारी लें। इसके लिए हम लोग एक दूसरे से चर्चा करके, हम चर्चा करते हैं, लोगों से पूछते हैं। आज हमारे बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलते हैं कि हमको 2006 में बहुत अच्छा वेतनमान मिला था। क्या कारण था? हमकी कारण यह था कि उस समय संसद में 65 लोग जो सांसद वो वर्किंग क्लास की नुमाइंदगी करते थे। हाँ, तो साथियों, इस तरीके की जो चीजें हो रही थी, तो आज हमको जो है अपने नुमाइंदों को सरकार की गलत पॉलिसियों का विरोध करने के लिए संसद में भेजाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करते हुए कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए, जो कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए सही नहीं है, केवल हमारे दो के लिए जो सरकार काम कर रही है, ऐसी सरकार को लोग जन समर्थन न दें। हालांकि उनका भी कहना है हमको तो 330-350 जगह दी है गवर्नमेंट, जनता ने, तो आप समझते हैं किस तरीके से दी है। तो हम उसी के माध्यम से लोगों को जागरूक करें और सरकार की गलत नीतियों का विरोध जनता के बीच में, हम सही नीतियों के पैरोकार हम लोग हैं, हम जनता के बीच में ले जाएं चीज़ों को। मैं एक बार पुनः यहाँ पर जो है, जो प्रस्ताव आया हुआ है, हम बीएसएनएल की वर्किंग फोर्स की तरफ से उसका समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से हम सभी एक सामूहिक संयुक्त संघर्ष खड़ा करके कर्मचारियों और आम जनता के विरोध में जो नीतियां हो रही हैं, इस नीतियों को पलटने के लिए सहायक होंगे। इसी के साथ एक बार मैं सभी साथियों को धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।